नमस्कार दोस्तों, मैं चरण सिंह डिंगर हमारे यूट्यूब चैनल कृषि विज्ञान 3611 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं फील्ड क्रॉप खरीफ तूर के बारे में, जो कि एक दलहन का फसल है। तो चलो दोस्तों, चैनल शुरू करते हैं। मेरे विद्यार्थी मित्र हो, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि आज अगर आप 8 क्लास 10 क्लास 12 क्लास में पढ़ रहे हैं तो शायद किसी को लगता होगा कि हमको करियर बनाना है एग्रीकल्चर में, तो फिर ये नॉलेज उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बेसिक नॉलेज के रूप में आप देखेंगे। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं भारत में या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बता रही है कि भारत में कुपोषण बढ़ रहा है और कुपोषण से पीड़ित बच्चे, गर्भवती महिलाएं और आम लोग ये जूझ रहे हैं। तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है और वो है प्रोटीन की कमी। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन की कमी और एक खेत में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, इसका यह रीज़न है कि प्रोटीन यानी दलहन दलहन की जो भी फसलें होती है वो सब प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, और जहाँ से प्रोटीन 18 से 20% प्रोटीन आपको दलहन पिकों से फसलों से मिल सकता है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करें एक बेसिक नॉलेज कि अरहर तूर यानी रेड ग्राम क्या है। तो दोस्तों, 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि NFSM, जिसे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसमें बताया गया था कि जो उपज है फसलों की, अनाज की उपज, दाल की उपज, तो उसमें फोकस किया गया था कि दाल की उपज बढ़ाना है, क्योंकि भारत एक बड़ा उत्पादक भी माना जाता है और दालों के बारे में भारत आयात भी सबसे ज़्यादा दुनिया में कर रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज यानी दलहन का फसल कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका उत्पाद कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, जो कि किसान और हमारे विद्यार्थी मित्र के लिए जानकारी होना उनकी बहुत ज़रूरी है। तो हमें मालूम है दोस्तों कि हमारे भारत में 70% से ज़्यादा लोग एक ग्रामीण भाग से आते हैं, और उनमें से भी 58 to 60% यानी 58 से 60% लोग जो जो खेती से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम अगर एवरेज की बात देखें तो हम लाखों कमाने वाले, करोड़ों कमाने वाले उनसे हम कंपेयर करते हैं एक एवरेज फार्मर, जो कि रेगुलर में अपने अनाज में दाल, अनाज, चावल, ज्वार, मक्का, जो कि अपने डेली यूज़ की जो अनाज है वो पैदावार करता है, हम उनके हिसाब से सोचने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, फिर हम देख रहे हैं कि ये तूर यानी अरहर के फसल है। अभी इसमें फ्लावरिंग आ गई है और अभी फलियाँ लगने भी शुरू हो गई है। मैं आपको बता सकता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन फलियाँ है, जो कि कुछ दिन यानी महीना 15 दिन 1.5 महीना में वो कटाई के आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि और महाराष्ट्र में, आज मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये बात आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र देश में अव्वल स्थान पे है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, उसके बाद फिर कर्नाटक, फिर MP का आता है। तो हम जानकारी लेंगे कि इसकी पैकेज और प्रैक्टिसेस यानी लगाई से लेकर कटाई तक क्या क्या और क्या क्या करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, इसको मिट्टी की अगर बात देखें तो इसको सादी मिट्टी भी चलती है, यानी लाल से काली मिट्टी। हम इसको यानी वाइड रेंज ऑफ सॉइल यानी लाल से लेकर काली मिट्टी तक हर सॉइल में, हर मिट्टी में ये फसल आ सकती है। बस मिट्टी की जो उत्पादकता है वो अच्छी तरह होनी चाहिए। उसके बाद हम देखें इसकी बुआई का टाइम। बुआई का टाइम आता है जब भारत में जून से बरसात शुरू होती है, तो जून जुलाई अगस्त तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जबकि आपको खेत की कंडीशन यानी खेत की सिचुएशन अच्छी लगे तो आप इसकी बुआई कर सकते हो। तो बुआई के बाद इसको आप सोचेंगे फिर इसको लगाना कैसे है, कितने डिस्टेंस यानी कितने अंतर पे इसकी फसल लगाना है। तो दोस्तों, अगर आप सोल क्रॉप यानी ओनली और ओनली टूर क्रॉप लेना चाहते हैं तो आप इसे 90 बाय 30 सेंटीमीटर, 60 बाय 30 सेंटीमीटर, 50 बाय 30 सेंटीमीटर इस हिसाब से लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको अंतर फसल यानी इंटर क्रॉप में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना जो डिस्टेंस है, अपना जो अंतर है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे हम मानो एग्जांपल, हम खेत में खड़े हैं, ये सोयाबीन खेत है, तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे अंतर पीक लिया गया है। और इस अंतर पीक लेने का एक महत्वपूर्ण कारण और बेनिफिट यानी फ़ायदा ये होता है
कि हम एक ही खेत में 2 फसल ले सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म वाली यानी कम दिनों वाली फसल पहले काट दी जाती है। उसके बाद जो तूर है वो एक बड़े टर्म वाली फसल मानी जाती है, जो कि 5 से 6 महीने अपने पकने तक यानी कटाई तक लेती है। तो ये सोयाबीन में अगर आप लेना चाहते हैं तो सोयाबीन में आप 6 रो सोयाबीन के लो, उसके बाद 1 रो तूर के लो, वापस में 6 रो सोयाबीन, उसके बाद तूर लो। अगर आप कॉटन में लेना चाहते हैं तो आप फिर 5 से 6 कॉटन रो लो, उसके बाद फिर तूर लो, 5 से 6 रो कॉटन, फिर उसके बाद तूर। अगर आप sorghum में लेना चाहते हैं तो आप वैसे ही अंतरपिक ले सकते हैं, जैसे कि 4 रो sorghum की लो, 1 रो तूर की लो। तो आप किसान के हिसाब से किसान अपनी फसल को अंतर फसल के रूप में लगा सकता है। तो चलो दोस्तों, एक बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप कौन सी ही दलहन की फसल लगा रहे हैं, तूर लगा रहे हैं, उड़द लगा रहे हैं, मूंग लगा रहे हैं, सोयाबीन लगा रहे हैं, तो उसको अगर आपको एक छोटा सा काम करना है जिसको हम बीज प्रक्रिया बोलते हैं। बीज प्रक्रिया एक साधारण काम है, बट उससे आपकी उत्पाद 15 से 20% बढ़ सकती है। तो आप दलहन पिकों में यानी तूर में, अरहर में हम बीज प्रक्रिया क्या कर सकते हैं। देखो, ट्राइकोडर्मा जो बुरशी होती है, ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड आप 4 ग्राम पर केजी सीड को लगा के 24 तास सुखा के फिर बाद में बुआई करो। उसके बाद दूसरा आप यूज़ करना चाहते हैं तो उस राइजोबियम होता है, राइजोबियम ये आप 250 ग्राम यानी 250 ग्राम पर 10 किलो सीड को आप रब करके 24 घंटे सुखा के फिर बाद में लगा सकते हो। तो इस तरह क्या होगा कि जो आपकी मिट्टी में जो आप हम बोल सकते हैं फंजा है यानी बुरसी होती है, वो मर सकती है और वो मर जाती है और उसका अटैक अपने सीड पे नहीं होता, यानी उसकी बुआई से लेकर उसका एक खाद भी उसको मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका खाद नियोजन कैसे किया जाता है। देखो दोस्तों, अगर हम रेनफेड यानी जहाँ पे पानी का उपलब्धता कम है, यानी हम बाहर से इरिगेशन दे नहीं सकते, वहाँ पे हम 12.5 नाइट्रोजन और 25 केजी फॉस्फोरस और 0 पोटैश ऐसा एक डोज हम उनको दे सकते हैं। उसके बाद समझो आपके पास पानी की उपलब्धता हो, आप 1 से 2 पानी दे सकते हैं यानी इरिगेट कर सकते हैं, तो आपको 25 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फॉस्फोरस और 0 पोटैश ये डोज हम अरहर के तूर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर बाद में जैसे कि प्लांट अगर 2 महीने 3 महीने से हो जाए यानी जो फूल आना उसके पहले अगर हम 2% यूरिया का अगर फौरा इस पे लेते हैं यानी स्प्रे इस पे करते हैं तो हमें उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी मिल सकती है। अब हम आगे आते हैं दोस्तों, इसका खरपतवार नियंत्रण। सबसे पहले तो खरपतवार नियंत्रण आप देख सकते हैं कि बैलों का यूज करके आप अपने इम्प्लीमेंट से इसका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर आप देखना चाहते हैं तो हम बेसिक जो खरपतवार नियंत्रण यूज करते हैं जो केमिकल के फॉर्म में आता है पेंडामिथिलीन, अगर आप सोइंग कर दिया हो उसके 3 दिन बाद यानी उगने से पहले आप अगर मिट्टी में थोड़ी सी नमी हो तो आप पेंडामिथिलीन का स्प्रे उस पर ले सकते हैं, जो कि 2 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से आपको लेना है, जिससे खरपतवार का बहुत बड़े पैमाने पे नियंत्रण हो सकता है। और उसके बाद अगर फसल बढ़ जाती है तो आप 1 से 2 वीडिंग ले सकते हैं, यानी लेबर को लेके अपने कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका खरपतवार नियंत्रण में रहेगी। अगर फसल बाद में बढ़ जाती है और वो पूरी मिट्टी ढक देती है तो इसके बाद तो ऑटोमेटिक ही अपनी खरपतवार आएंगी नहीं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमारा कीड़ नियंत्रण, यानी इस पे कौन कौन से डिसीज़ आते हैं। तो इस पे एक डिसीज़ आता है जिसमें हम देखते हैं कि पौधा पूरी तरह सूख जाता है, बढ़ता है और पूरी तरह सूख जाता है, उसे हम विल्ट कह सकते हैं, जो कि ज़मीन में से जो कीड़ है उसको उसकी मेन रूट यानी मेन जड़ होती है उसको डैमेज कर देता है और प्लांट पूरा सूख जाता है। और दूसरा और एक रोग आता है यानी और आता है वो होता है स्टेरिलिटी मोज़ाइक, यानी पौधा आपको लगेगा कि खूब बड़ा है लेकिन उसे फल और फूल यानी फलियाँ आएंगी नहीं, तो ये होता है स्टेरिलिटी मोज़ाइक। उसके बाद हम कीड़ नियंत्रण की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इस पे 3 से 4 कीड़ ये बहुत रोल प्ले करते हैं जो कि हमारी फसल पूरी डैमेज कर सकती है। आज हम देख रहे हैं ये फ्लावरिंग स्टेज में है और इसमें फलियाँ डेवलप हो रही, तो अभी कीड़ का अटैक बढ़ने वाला है,
तो फिर कौन कौन से कीड़े महत्वपूर्ण है जो कि इसमें आते हैं, तो उसमें से आता है हमारा पॉड बोरर करते हैं, पॉड फ्लाई होता है, और तूर प्लूम मॉड यानी पतंगे होती है, जो कि अभी ये जो फली है इसमें जाके इसका दाना खा के हमारे फसल बर्बाद कर सकती है। और ब्रिस्टल बीटल वो भी एक कीड़ पाई जाती है, जो कि जो नए नए फूल आए उस फूल में से रस शोष करके उस फूल को डैमेज कर देता है। तो इससे बचने के लिए फिर हमको क्या करना है, तो हम देखेंगे। मैं तो पहले रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप बायो पेस्टिसाइड जैविक नियंत्रण की ओर बढ़े। जैविक नियंत्रण में आप नीम के एक ऑयल होता है उसका स्प्रेइंग कर सकते हैं, वर्टिसिलियम होता है, सीडोमोनास होता है, मेटरेजियम होता है। ये जो जैविक कीट नियंत्रण है इसके आप स्प्रेइंग कर सकते हैं, जिससे। और एक बात याद रखें, जब आप स्प्रेइंग करोगे तब हल्की सी नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर हल्का सा नमी होनी चाहिए। जब भी आप स्प्रेइंग करोगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत फास्ट दिखेगा। ठीक है दोस्तों, उससे अगर अपना कीड़ नियंत्रण नहीं हो रहा है तो हमको कुछ ना कुछ तो केमिकल्स पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो केमिकल में आप जाते हैं, प्रोफेनोफॉस जो है केमिकल वो 50 EC, जो कि 2 लीटर पर हेक्टर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्यूनॉल फॉस है तुम्हारा 25 EC, वो भी 2 लीटर पर हेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और एक फॉर्म में आता है इमेमेक्टिन बेंजोएट, जो 5% होता है। SG सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स होता है, जो कि हम सेव जो खाते हैं वो सेव के हिसाब से होता है, उसको हम 4 ग्राम पर 10 लीटर वाटर में डाल के इस पर स्प्रे कर सकते हैं। जो कि 3-4 जो केमिकल है वो अच्छे रिजल्ट आपको अपनी फसल बचाने में दिखा सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों कटाई की ओर। देखो दोस्तों, 160 से 180 दिन यानी 5 से 6 महीने लगते हैं इस क्रॉप को मैच्योर होने में और कटाई को होने में। तो फिर हम कटाई कैसे करेंगे? इसके बाद अब जब पॉड पूरा, ये जो फली है पूरी भर जाए, थोड़ी सी लाल में दिखने लगे और बजने लगे, जैसे हम ऐसा अगर हिलाए तो उसमें बजे, यानी 80% मैच्योरिटी अब अच्छी हो जाती है, उसके बाद हम उसको काट सकते हैं। काट के उसको जमा कराना है, जमा करा के 3-4 दिन 5 दिन उसको सुखाना है। उसके बाद उसको लाठी से पीट के उसके पॉड है, उसके दाने जो होते हैं वो अलग करना है, और वो जमा करके हम उसकी कटाई कर सकते हैं। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है दोस्तों कि जो गेहूं का हार्वेस्टर होता है, जहां लेबर की कमी है, लेबर की दिक्कत है और फील्ड बहुत बड़ा है, तो उस जगह उसका RPM जो होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो मेंटेन करके लोग उस हार्वेस्टर से भी तूर निकाल रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमने बेसिक नॉलेज ले लिया। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करते हैं तो आपको 30 से लेके 40 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से तूर का उत्पादन हो सकता है। तो और हम बता रहे हैं कि आप कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं दोस्तों। ये भी आप सोचो कि हमारे पास बहुत सी वैरायटी है, जैसे कि इक्रीसैट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमीरिड ट्रॉपिक्स, जो हैदराबाद में है। इक्रीसैट ने जो वैरायटी ICPH हाइब्रिड वैरायटी है, ICPH 8 डेवलप की है। बहुत अच्छी वैरायटी है सर, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जैसे विपुला वैरायटी होती है, उसके बाद BDN 711 है, BDN 708 है, मारुति है, आशा है। और विदर्भ के रीजन में जो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने जो डेवलप किया है वो है PKV तारा, जो कि एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है, जिसका उत्पाद बहुत ही अच्छा हमको मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है, जो जानकारी ली है, वो तूर अरहर के बारे में ली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। मेरे विद्यार्थी मित्र हो, मैं आपको स्पेशल कहना चाहता हूँ कि आप इस पे फोकस कीजिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज, साइंटिफिक नेम अगर ही मालूम रहा कि कजानस कजान क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों चलो अब हम देखेंगे कि तूर क्रॉप में यहाँ कैसे कितनी फलियाँ लगी है। देखो मेरे सामने आप देख रहे हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आनंद लीजिए। धन्यवाद।